तो गाइस ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि नहीं, आपके अर्थ समय स्टैंडर्ड के अनुसार इस प्लेस पर दोबारा इंटर करने के लिए आपको बस 10 दिन का वेट करना होगा। हमारे मेन कैरेक्टर के भी अंदर जान में जान आती है और कहता है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे होते हैं कि हालांकि आप जो किताबें ले जाएंगे इन्हें लाइब्रेरी के बाहर नहीं पढ़ा जा सकता जब तक कि आप इन्हें रेंट पर ना लें। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि रेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटर बताती है कि हाँ, मास्टर के अथॉरिटी से आप सिर्फ एक किताब रेंट पर ले जा सकते हैं। तो हमारे एमसी मन में कहता है कि बस एक किताब, अगर मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं और मैनुअल देखता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अभी ऐसा कर पाऊंगा। इसके अलावा इस हेवनली डिवाइन आर्ट के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर जो एक रूलर है वो उन्होंने भी कहा कि ये बहुत अच्छी है। तो हमारा एमसी कहता है कि उससे फिर मैं ये हेवनली डिवाइन आर्ट को किराए पर लेना चाहूंगा। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि ठीक है और उसको अप्रूव कर देती है और वहां लिख के आ जाता है विंडो पर, आपने हेवनली डिवाइन आर्ट को रेंट पर लिया है और रेंट का कोई भी किराया नहीं बचा है। रेंट ड्यूरेशन वो 1 महीने के लिए है। यूजर मार्शल लाइब्रेरी का टाइम खत्म हो गया है, यूजर का कनेक्शन ब्लॉक हो गया है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी जहाँ पहले होता है वहीं वापस आ जाता है और ये देख के कहता है कि बहती हुई धारा और उड़ते हुए पक्षी, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वो घबराते हुए कह रहा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर तुम कहाँ हो। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी आवाज नहीं आता है। तो हमारा एमसी कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी हमारे एमसी के पीछे से आवाज आती है कि यंग मास्टर। और हमारा एमसी कहता है कि ये आवाज, तभी एक बंदा दिखाया जाता है, उसका नाम होता है स्कोड और वो कह रहा होता है कि आप यहाँ थे। अ- और फिर हमारा एमसी बताने लगता है कि लेकिन स्पोर्ट तो मर गया था तब। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि यंग मास्टर आप कहाँ हैं, यंग मास्टर। तभी एक बुढ़े आदमी दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि तुम अभी भी यहाँ क्यों हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने तुमको सिचुआन टैंक्स फैमिली के काफिले में शामिल होने के लिए कहा था। तो स्कोट कहता है कि मुझे माफ करिएगा, मैं जाने से पहले यंग मास्टर को रिपोर्ट करना चाहता था। तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसको कहता है कि स्कोट, जब तक तुम यहाँ रह रहे हो घर से आने वाले ऑर्डर यंग मास्टर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जल्दी करो और काफिले की गाड़ी को लेके जाओ। और वो वहां से जाने लगता है और हमारा एमसी बता रहा होता है कि इस कोड का भी भाग्य मेरे जैसा ही था। देश भर में खतरनाक और कठिन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उन्हें अक्सर अपना पद छोड़ना पड़ता था। कोई कह रहा होता है कि एरोगेंट बास्टर्ड। और हमारा एमसी किसी से मार खा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि क्या तुम इस उम्मीद उम्मीद में कठोर व्यवहार कर रहे थे कि तुम्हारा गार्ड आ जाएगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो कमीना आज एक मिशन पर है, तुम तो मर चुके हो। और हमारे एमसी बता रहा होता है कि वो ऐसा केवल मुझे और ज्यादा पीड़ा देने के लिए कर रहे थे। फैमिली के हेड को इस बारे में पता था लेकिन उसने कभी भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। तभी हमारे एमसी को कोई कहता है कि तुम अभी भी यहीं हो। और वो बंदा कहता है कि फिर भी तुमको ये पता होना चाहिए, मैं तुमको भी बताता हूँ, तुम्हारा इस कोड। और हमारा एमसी कहीं भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि मिशन के दौरान चोट लग गई और कह रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं बहुत वीक हूँ। और हमारे एमसी का पैर एक टहनी से फंस जाता है जिससे वो गिर जाता है। तभी स्कोड भी मरा पड़ा हुआ होता है और बहुत ढेर सारे तीर उसके शरीर में घुसे हुए होते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, स्कोड कह रहा होता है कि यंग मास्टर। तभी हमारा एमसी सीधे आके उससे गले लग जाता है और स्कोड कह रहा होता है कि यंग मास्टर क्या कुछ बात हुई है। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, स्कोड अभी भी जिंदा है, मैं सच में पास्ट में लौट आया हूँ। क्या यह मार्शल आर्ट लाइब्रेरी की पावर के कारण है। स्कोट कहता है कि यंग मास्टर आपके साथ अवश्य ही कुछ घटना घटी है इस मामले में। तभी वो 5 कैंडीज निकालता है और कहता है कि जानता हूँ कि ये बहुत पुराना है, क्या आप इस साल 12 साल के नहीं हो गए हैं। तो हमारे एमसी कहता है ओ हाँ, तुम सही कह रहे हो। तो स्कोट कहता है कि अगर आप इसे नहीं चाहते हो तो क्या मैं इसे खा लूं। और वो उसे खाने ही जा रहा होता है लेकिन हमारा अंशु से छीन लेता है और कहता है कि किसने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। और स्कोट भी स्माइल देने लगता है और हमारा एमसी भी खुशी से खाने लगता है और कहता है कि यह बहुत डिलीशियस है, ये कैंडी फल जो स्कोट मेरे लिए खरीदा करता था लेकिन उसके मर जाने के बाद मैंने कभी नहीं खाया क्योंकि ये मुझे हमेशा
उस इस कोड की याद दिलाता था जो मेरे लिए मर गया था। लेकिन इस बार कुछ अलग अलग है। और अब सीरियस होते हुए कहता है कि मैं पहले से अलग जीवन जीने जा रहा हूँ। मैं उन कमीनों को कुचल दूंगा जिन्होंने मेरे पास डेंटियन ना होने पर मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था, और इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि पूरी वर्ल्ड मेरा नाम याद रखेगा। फिर शाम हो जाती है और वो लोग भी घर आ जाते हैं, और हमारा एमसी मन में कह रहा होता है कि छोटे से स्मॉल रूरल विलेज में घर जहाँ मैं 12 साल की उम्र तक रहा। हालांकि ये गार्डन बहुत बेकार दिख रहा है। ये मेरी माँ के मर जाने की बात है। हाउस के गेट में इंटर करने से ठीक पहले जीवन में पहले के समय में लौटना ज्यादा अच्छा होता है। पीछे से स्कॉट कहता है कि यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि तो चिंता करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, मैं पहले जाऊंगा और तुम भी जाके आराम कर लो। तो वो भी कहता है कि ठीक है, और हमारा एमसी भी आज आके डार्क बेड पे लेट जाता है और वही सब बातें याद करने लगता है। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं नहीं, ये सब बेकार थॉट्स हैं, चलो इसके बारे में भूल जाओ। अभी उसे याद आता है और कहता है कि हाँ, तब मैं जानना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ गायब हो गई है। और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब एक सपना हो, है ना? तभी उसे आवाज आता है कि ये सब एक सपना नहीं है। और वो कह रहा होता है इधर इधर उधर देखते हुए कि एडमिनिस्ट्रेटर तुम कहाँ हो? एडमिनिस्ट्रेटर कह रही होती है कि प्लीज ज्यादा सरप्राइज मत होइए, मैं आपसे बातचीत कर सकती हूँ चाहे आप कहीं कहीं भी हो। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या ये टेलीपैथी जैसा कुछ है? तो वो बताती है कि ये कुछ हद तक, लेकिन डिस्टेंस के रेस्ट्रिक्शन के बिना। मैं चाहूंगी कि हम फ्यूचर में भी इसी तरह बातचीत करते रहें। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं समझता हूँ, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो मैनुअल जो मैंने उधार लिया था, हेवनली डिवाइन आर्ट, मैं उसका कैसे पहुंच सकता हूँ। फिर देखते हैं कि वहाँ पूरा वो पूरी रूम एकदम साइलेंट हो जाता है, कहीं भी आवाज नहीं आता। तो हमारा एमसी कहता हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या कोई रास्ता नहीं है? तभी उसे आवाज आती है और वो एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि क्या आप रेंट पर ली गई हेवनली डिवाइन आर्ट पढ़ना चाहेंगे? तो हमारा एमसी भी खुश होते हुए कहता है कि हाँ, प्लीज मुझे यह काम अभी करने दो। और अपने मन में कहता है कि मैं इसे जितने तेजी से पढ़ूंगा उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने निश्चित रूप से रेंट की अवधि का उल्लेख किया है। मुझे सब कुछ याद कर लेना चाहिए क्योंकि मैंने कभी कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखी थी। तभी उसके सामने विंडो आ जाती है और विंडो पे लिखा होता है कि यूजर की डिजायर कंफर्म हो गई है, हेवनली डिवाइन आर्ट में जानकारी ट्रांसमिटेड हो रही है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी के सर में बहुत जोरदार दर्द होने लगता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये क्या है? तो सिस्टम से लिख के आता है कि हेवनली डिवाइन आर्ट ऑब्टेन हो गया है। तो हमारा एमसी कहता है कि आखिर क्या है, और उसे कुछ फील होता है और कहता है कि मैंने केवल बुक का टाइटल देखा, लेकिन किसी तरह मैंने ये सब याद कर लिया है। तो मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ कि हमारे एमसी के माइंड में सारी की सारी इंफॉर्मेशन जा चुकी है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया है पूरी तरह। और हमारा एमसी कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? तो एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि हेवनली डिवाइन आर्ट मैनुअल की सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में ट्रांसफर हो गई है। और एमसी कहता है कि मैनुअल की कंटेंट्स क्या है? और अपने मन में कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कैसे, लेकिन मैंने हेवनली डिवाइन आर्ट सीख ली है। इसके अलावा ये स्किल, ये ठीक वैसे ही चीज है जिसकी मुझे तलाश थी। और फिर बैठ जाता है, कल्टीवेट करने लगता है और मन में कहता है कि कौन जानता था कि हेवनली डिवाइन आर्ट टू ओरिजिन एनर्जी यूज करेगा। इनर एनर्जी के विपरीत, जैसे आप तकनीक के माध्यम से की संचित करके प्राप्त कर सकते हैं। मूल मूल एनर्जी एक मौलिक चीज है जो मनुष्य स्वाभाविक रूप से जन्म से लेकर लेता है। अगर आप अपनी समस्त मूल ऊर्जा का उपयोग कर लो तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए इसका यूज हल्के में नहीं किया जाना चाहिए। हेवनली डिवाइन आर्ट राइटर ने लिखा है, मिथ कि आप एक बार अपनी सारी मूल ऊर्जा का यूज कर लोगे तो मारे जाओगे। ये इस तथ्य से आता है कि मार्शल कलाकार ये नहीं जानते कि अपने मध्य डेंटियन का उचित यूज कैसे किया जाए। अगर आप अपनी मूल ऊर्जा का यूज अपने डेंटियन के माध्यम से करते हैं तो आप ठीक रहेंगे, लेकिन अधिकांश मार्शल आर्ट मूल ऊर्जा का यूज करने के लिए अपने मध्य डांटियन को तोड़ देते हैं। ये एक जार में पानी पीने की कोशिश करने जैसा है। जार को तोड़कर मैं अपने अंदर स्ट्रेंथ को फील कर सकता हूँ। मैं
ओरिजिन एनर्जी को फील कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी अभी भी ओरिजिन एनर्जी का यूज करने के लिए बहुत कमजोर है। उत्पत्ति से ही एनर्जी मेरे जीवन शक्ति से जुड़ी हुई है। मुझे अपने बॉडी को मजबूत बनाने की जरूरत है। रुको एक मिनट, ओरिजिन एनर्जी बहुत ज्यादा प्रबल हो गई है, ये कैसे पॉसिबल है? तभी एडमिनिस्ट्रेटर बताती है कि मास्टर मार्शल आर्ट लाइब्रेरी किसी भी लेसन को किराए के किताब से सीखना आसान बनाती है। ये आपको याद रखने में भी मदद करता है कि आपको कब क्या चाहिए। तो हमारा एमसी कहता है कि ओह ऐसा, और अपने आप को देखते हुए कहता है कि ये मार्शल आर्ट लाइब्रेरी सच में बहुत मस्त है। ये सोचने कि ये आपको मार्शल आर्ट में तुरंत मदद कर सकता है, किसी रीजन से ये डरावना है। खैर वो डरावनी चीज अभी मेरी है। और तभी वो कहता है कि रुको अभी, रुको इसका क्या मतलब है? और कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर, जब रेंट पीरियड खत्म हो जाएगा क्या मैं वो भूल जाऊंगा जो मैंने किताब में सीखा? तो एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि हाँ आप ऐसा, हाँ ऐसा ही होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं यार, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि हालांकि केवल कुछ चीज़ों को तुरंत याद करने जैसी चीज़ें ही गायब हो जाएंगी, जो बातें आपने पूरी तरह समझ ली है वो बनी रहेगी। तो हमारे एमसी के भी जान में जान आती है और फिर कहता है कि तो फिर अगर मैं किताब लौटा भी दूं तो मार्शल आर्ट बनी रहेगी। तो एडमिनिस्ट्रेटर कहती है कि इसे इस तरह से सोचें, अगर आप खेती और खेत के बारे में कोई किताब उधार लेते हैं, जिस तरह से फसलें गायब नहीं होंगी उसी तरह आपकी मार्शल आर्ट भी गायब नहीं होंगी। तो हमारा एमसी कहता है कि फिर मुझे इसे वापस करने से पहले ये सब सीखना होगा। तो फिर सबसे पहले काम जो मुझे करना है वो है मुझे अपनी बॉडी को बेहतर बनाना होगा। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। स्कॉट भी उठ के बाहर आ जाता है और कहता है कि कितना अच्छा दिन है, यंग मास्टर के जागने से पहले मुझे अपनी ट्रेनिंग करनी होगी। तभी स्कॉट कुछ देखता है, तभी उसको कोई बुलाता है। तभी हमारा एमसी वहाँ घिरा पड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है कि पानी पानी पानी, प्लीज मुझे पानी पिला दो। तभी हमारा एमसी पूरा पानी पी लेता है और पीते हुए कहता है कि कड़ी मेहनत के बाद पानी का स्वाद सच में बहुत अच्छा हो जाता है। तो स्कॉट कहता है कि यंग मास्टर। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या हुआ? और वो बोलता है कि ये शायद मेरी ओर से प्रिजम्पशन है। तो हमारा एमसी कहता है कि अगर ये अभिमानपूर्ण है तो क्या तुम इसे नहीं कह सकते? तो वो बोलता है कि क्या तुमने कुछ खराब खा लिया? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, कल तुमने जो मुझे कैंडी फल दिया था वो सड़ा हुआ था। तो वो बोलता है कि क्या सच में? तो हमारा एमसी जाते हुए कहता है हाँ हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। तो इस कोड कहता है कि अगर आप कह रहे हैं कि आप ठीक हैं तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं 7 साल से आपका गार्ड रहा हूँ और मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आपने दिन रात प्रैक्टिस किया क्योंकि आप एनर्जी इकट्ठा नहीं कर सकते, तो फिर क्यों आप अचानक ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे कुछ बदलना है। और वो बोलता है क्या आप कुछ बदलना चाहते हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने बिना किसी गोल के जीवन जिया है, बस इतना ही। और फिर बताने लगता है कि अपने पहले लाइफ में मैंने केवल ट्रेनिंग शुरू किया। मेरे घर छोड़ने के बाद हाफ फैमिली द्वारा मेरा मजाक उड़ाया जाता रहा, लेकिन कम से कम मैं भूखा नहीं मरा था। हालांकि एक बार जब मैं फाटक के बाहर था, मैं एक डरपोक और कमजोर पर्सन था और मेरे पास कुछ भी करने की ताकत नहीं थी। और हमारा एमपी एक डंपलिंग चुराता है और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये कमीना चोर चोरी कर रहा है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ हो? और उसे बहुत मार पड़ रही होती है और फिर से बताता है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता था, या फिर मुझे मार मार कर खाना खिलाओ। फिर अचानक से कोई कहता है कि तुम वहीं रुक जाओ, मैंने पकौड़ों के लिए भुगतान कर दिया है। तभी हमारे एमसी के सामने एक मिस्टीरियस सा बंदा आ जाता है और हमारा एमसी बता रहा होता है कि मैं अपने सवेरियर से मिला था। मेरे डिसिप्लिन ने मुझे ज्यादा अनुशासित बनने में मदद की। मेरी ओरिजिन एनर्जी की कमी के कारण वो मुझे मार्शल आर्ट नहीं सिखा सके। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग और लड़ाई करना सिखाया, लेकिन उनकी टेक्निक बेकार गई। मैं कुछ भी हासिल किए बिना ही मर गया। अगर मैं यंग मास्टर हूँ फिर भी मैं कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ और एक अलग जीवन जीना चाहता हूँ। इस कोर्ट मैं बिना हार माने अपने बॉडी को ट्रेन करने जा रहा हूँ। तो उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और डायरेक्ट गले लगा के कहता है कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अगर आपकी माँ आपको अब देख लें वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। और फिर हमारा एमसी अपने रूम में कल्टीवेट कर रहा होता है और बोलता है कि 3 महीना मेन हाउस लौटने से पहले मेरे पास इतना ही समय बचा है। आप सोच सकते हैं कि ये समय की एक छोटी सी अवधि है, लेकिन ये समय की एक लंबी अवधि भी हो सकती है।
अगर मुझे उस डरावनी जगह पर जीवित रहना है तो मुझे और मजबूत बनना होगा। फिर ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं और बर्फ भी पड़ने लगती है। फिर हमारा एमसी आ जाता है गेट के पास और कहता है कि फाइनली मैं वापस आ गया। हाँ फैमिली। अंदर आते हुए वो देखते हुए कहता है कि पिछले जन्म में जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो अपनी माँ की डेथ से इतना व्यथित था कि मैंने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये कोई अच्छी जगह नहीं थी जो किसी दुखी बच्चे को कंफर्ट दे सके। मैं फाइनली दरवाजे पर आ गया हूँ, इसलिए वो कमीना अब सामने आ जाना चाहिए। तभी उसे आवाज आता हो, कोई कह रहा तो क्या तुम वही बकवास हो? हाँ सोचन। तभी हमें 3 लोग को दिखाया जाता है और हमारा एमसी कहता है कि वो आ गया है और कहता है कि हाँ फैमिली का 4th यंग मास्टर, हाँ जिन हो। और गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।